चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसपी में चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू करें ना। एसपी का हमारा 5th चैप्टर डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी। भाई इस चैप्टर में कंपनी के डायरेक्टर्स कौन हैं, क्या कहलाते हैं, उसके टाइप, उसकी पोजीशन, उसके पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब पॉइंट हमने समझ लिया। आज चैप्टर का आखिरी पॉइंट हमें देखना है, जो पॉइंट आता है मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में, कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर कैसे अपॉइंट किया जाता है, उसके काम क्या है, ये सब इस चैप्टर में देखेंगे। ये लास्ट पॉइंट में आज हम लोग देखेंगे। भाई मैनेजिंग डायरेक्टर कौन? तो देखो, जो डायरेक्टर्स की टीम होती है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कहते हैं, अब डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने वाले ज्यादातर शेयर होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर वोट करके पसंद करते हैं ना कि ये डायरेक्टर बनेगा हमारा। और ये डायरेक्टर्स कंट्री के कोई भी कोने में होते, कोई भी शहर से आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं वो। और जिसकी वजह से अलग अलग शहरों में होने की वजह से वो कंपनी में डेली विजिट नहीं कर सकते, रोज नहीं आ सकते। हमने जैसे पहले भी समझा कि डायरेक्टर्स की मीटिंग जो है, उनकी रेगुलर मीटिंग जो साल में 4 बार होती है, कि जिनमें सब डायरेक्टर्स को आना पड़ता है। वो इंडिया के कोई भी कोने में क्यों ना हो, भले बाहर के ही क्यों ना हो, उन्हें सबको आना तो पड़ता ही है भाई, साल में 4 बार। लेकिन जो रोज के काम काज है उसके लिए, रोज कोई प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए क्या, साल में 4 बार सपोज वो आ रहे हैं, वो कोई डिसीजन लेकर चले गए, अब वो डिसीजन चल भी रहा है कि नहीं, ये क्या। तो इन सब को देखने के लिए कितनी कंपनी में ऐसा होता है कि जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो डायरेक्टर्स अपने अंडर में कोई एक पर्सन को खास रखते हैं, अपने अंडर में या अपने साथ कोई एक खास पर्सन रखा जाता है जो रोज कंपनी में रहे, और जो डायरेक्टर डिसीजन लेकर गए उनको चेक करे कि वो डिसीजन रोज अप्लाई हो रहा है कि नहीं, बराबर ना, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, जो डायरेक्टर्स ने पॉलिसी बनाई वो पॉलिसी अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है। ये सब डे टू डे एक्टिविटीज देखने का काम वो इसका होता है, एमडी का, मैनेजिंग डायरेक्टर्स। बराबर, कितनी कंपनी में एमडी रखते हैं, तो कितनी कंपनी में खाली मैनेजर रखते हैं, वो एमडी नहीं होता। छोटी कंपनी होती है ना, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने अंडर में मैनेजर को अपॉइंट करते हैं, बरोबर, क्या हाँ भाई ये मैनेजर है, वो ये चेक करेगा रोज की एक्टिविटीज। पर बड़ी कंपनीज होती है तो डायरेक्टर्स अपने साथ में मैनेजिंग डायरेक्टर रखते हैं, फिर उसके अंडर में मैनेजर होता है, बरोबर ना। तो बड़ी कंपनीज में ऐसा होता है कि भाई डायरेक्टर्स, सिंपल वही समझो कि भाई 10 लोगों की टीम है, वो 10 लोग तो साल में जो है वो 3-4 बार आकर, जरूर पड़ी जब ज्यादा बार आकर मीटिंग में कुछ फैसला लेके चले जाते हैं। अब वो फैसले के हिसाब से गाड़ी चल रही है कि नहीं चल रही, उसके लिए वही 10 लोग, वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने लिए एक पर्सन को वहां पर रखते हैं, जो चेक करता है कि हाँ भाई सब काम बरोबर हो रहा है। ठीक है ना, ये कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर कहलाता है। और मैनेजिंग डायरेक्टर की कंपनी में हाईएस्ट पोजीशन कहलाई, ऑनर के बाद इसकी पोजीशन, क्योंकि डायरेक्टर्स की एक्चुअली वही पोजीशन है, पर डायरेक्टर रोज नहीं आते हैं, तो इसलिए हाईएस्ट पोजीशन रोज की किसकी रहती है, एमडी की, मैनेजिंग डायरेक्टर की। ठीक है ना, वो कंपनी में हाईएस्ट पोजीशन पे काम कर रहा है। तो ये कौन है मैनेजिंग डायरेक्टर, और इसको अपॉइंट कैसे किया जाता है उसके बारे में पहले पॉइंट, मेन पॉइंट यही समझना है कि एमडी को अपॉइंट करने के लिए क्या क्या बातें ध्यान में रखते हैं। उसके लिए कंपनी एक्ट भी है, जैसे यहाँ पे पॉइंट ही वही आता है कि प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट फॉर द मैनेजिंग डायरेक्टर, कि कंपनी एक्ट के हिसाब से क्या क्या रूल्स हैं एमडी के लिए। सबसे पहले तो अपॉइंट करते वक्त उसकी अपॉइंटमेंट के लिए क्या क्या बातें ध्यान में रखते हैं, जब उसको रखा जाता है तो क्या क्या बातें ध्यान में रखते हैं। सबसे पहली चीज कि उसको अपॉइंट किया जाता है या तो बाय एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जैसा रूल बनाया है, ध्यान है ना, अब तो ये कंपनी की रूल बुक, उसमें जैसा रूल लिखा हो कि एमडी को हम इस तरह से अपॉइंट करेंगे, तो वैसे। या फिर बाय एग्रीमेंट विद कंपनी, हाँ अगर कंपनी का एग्रीमेंट किसी के साथ बना हुआ है, कोई पर्सन के साथ या कोई दूसरी कंपनी के साथ, के या कोई गवर्नमेंट के साथ, किसी के भी साथ अगर कोई एग्रीमेंट है जिसमें लिखा हुआ है कि कंपनी का एमडी इसे रखना होगा या इस तरह से रखना होगा, या इतने एमडी रखने होंगे। एक कंपनी में ज्यादा से ज्यादा 2 एमडी होते हैं, एक या तो 2 एमडी, बराबर, या भले 0 रखे, कोई भी ना रखे, खाली मैनेजर रखे, पर ज्यादा से ज्यादा 2 एमडी। तो कितने एमडी रखने, कैसे रखने, किसको रखने, वो शायद एग्रीमेंट भी कंपनी बनाती है कभी। या फिर बाय रिजोल्यूशन ऑफ जनरल मीटिंग, या फिर जब जनरल मीटिंग होती है कंपनी में, जनरल मीटिंग मतलब जिसमें सब आ गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी के ऑनर, मेन शेयर होल्डर्स, ये सब मिलके जब मीटिंग करते हैं, तो उसमें भी डिसाइड होता है कि एमडी को कैसे, कितना रखना है ना, मतलब कितने एमडी रखने हैं। या फिर इन द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है, जिसमें जो साल में 4 बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, तो वो कितनी बार वही आपस में नक्की करते हैं कि भाई किसे एमडी रखना है, उनमें से ही किसी को रखना है,
कि किसी और को जो है वो पसंद करके रखना है हमें, बरोबर ना। हाँ, कितनी बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद में से ही एक एमडी नक्की कर लेते हैं कि भाई 10 लोग हैं, उसमें से यही रोज आएगा कंपनी में, रोज के काम संभालेगा, ये हमारा एमडी। अरे बात ध्यान। तो पहले तो अपॉइंटमेंट किसके थ्रू है, वो कंपनी में होता है, क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू, कोई एग्रीमेंट है, या जनरल मीटिंग में डिसाइड होता है, या बीओडी की मीटिंग में डिसाइड होता है, ये डिपेंड, जैसी कंपनी जैसे डिसाइड करे। और जब अपॉइंटमेंट हो जाए तो किसे एमडी नक्की किया जाता है, तो ओनली अ लिविंग पर्सन अपॉइंटेड एज एमडी। लिविंग पर्सन, जिंदा इंसान, हाँ सही बात, जिंदा इंसान मीन्स आर्टिफिशियल पर्सन नहीं, कोई कंपनी, कोई इंस्टीट्यूट, कोई बिजनेस को एमडी की तरह नहीं रखते। पता है ना, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन कहलाती है, तो आर्टिफिशियल पर्सन को एमडी नहीं बनाना, एक लिविंग पर्सन ही एमडी बनता है, वो तो सही बात है। एन एमडी एंड मैनेजर कांट बी अपॉइंटेड साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब कि एक साथ एमडी और मैनेजर साथ में नहीं रखे जाते, वरना कि एमडी भी रखा मैनेजर भी रखा, साथ में नहीं। ज्यादातर कंपनी में एमडी होता है तो मैनेजर नहीं होते हैं, ज्यादातर जो है वो खाली मैनेजर, एमडी नहीं। कुछ कुछ कंपनी में आज के टाइम में होता है कि एमडी और मैनेजर दोनों होते हैं, बराबर। पर उनको अलग अलग एक्टिविटीज सौंपी जाती है और अलग अलग पर्सन। यहाँ साइमल्टेनियसली का एक मतलब ये भी होता है कि एमडी और मैनेजर दोनों एक ही इंसान को नहीं रखे जाते, अलग अलग होते हैं वो दोनों, बराबर ना, एक साथ और एक ही को नहीं ये काम देते। एंड फॉर 5 ईयर टेन्योर, हाँ एमडी का टेन्योर कितना होता है, कितने टाइम के लिए एमडी सिलेक्ट किया जाता है, 5 साल। 5 साल के बाद एमडी को बदला जाता है। हाँ, अगर कोई स्पेशल चीज है कि भाई नहीं उसी को ही चलाना है 5 साल के बाद भी, तो एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है और उसके अकॉर्डिंग फिर से उसी को ही एमडी बनाते हैं, पर ज्यादातर एमडी बदल जाता है 5 साल में, बराबर। तो अपॉइंटमेंट के लिए ये सब बातें ध्यान में रखते हैं, समझना। दूसरा, टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइडेड इन द मीटिंग ऑफ बीओडी। हाँ, कि भाई टर्म्स एंड कंडीशन, भाई जो भी एमडी होगा उसके क्या टर्म्स कंडीशन होंगे, उसे कितनी सैलरी दी जाएगी, उसको क्या पावर दिए जाएंगे, उसकी जवाबदारी क्या होगी, कितनी टाइम काम करेगा, रोज के कितने घंटे की जॉब है। एमडी है ना, वो कंपनी का रेगुलर एम्प्लॉय हो गया, रोज आएगा भाई, और जैसे बाकी सब एम्प्लॉय 8 घंटे काम कर रहे हैं वो भी करेगा, बरोबर। तो उसके सब टर्म्स कंडीशन क्या क्या होंगे, कितने टाइम, कितनी सैलरी, क्या काम करेगा, ये सब बीओडी की मीटिंग में डिसाइड होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वही आपस में डिसाइड करते हैं कि एमडी के लिए टर्म्स कंडीशन क्या क्या रखी जाए। दूसरा, अपॉइंटमेंट अप्रूव्ड इन जनरल मीटिंग। हाँ, कि अपॉइंटमेंट भले कैसे भी होती हो, बाय एओए, बाय एग्रीमेंट, के जनरल मीटिंग कैसे भी, लेकिन अप्रूवमेंट जनरल मीटिंग में जरूर होना चाहिए कि भाई हम कंपनी में एमडी को रख रहे हैं, ये अप्रूवमेंट जनरल मीटिंग में होना चाहिए, अप्रूव होना चाहिए। जनरल मीटिंग में सब आ जाते हैं ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी के ऑनर, मेन शेयर होल्डर, ये सब मिलकर जनरल मीटिंग करते हैं और उसमें सबका अप्रूव चाहिए हमें कि हम इसको एमडी रख रहे हैं। सब अप्रूव करते हैं तो ही एमडी रखा जाता है। कोई मना कर रहा है कि नहीं नहीं इसे एमडी नहीं इसे रखो, तो फिर उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करने पड़ते हैं हमें, ठीक है। तो उसके लिए अपॉइंटमेंट अप्रूव होनी चाहिए जनरल मीटिंग में, ये याद रखना। दूसरा, रीअपॉइंटमेंट कांट बी डन बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म। हाँ, कि भाई रीअपॉइंटमेंट टर्म से पहले नहीं होती, उसका टर्म होता है 5 साल का। एमडी कितने साल, 5 साल के लिए। तो 5 साल से पहले ही हम खुश हो जाए और कहें कि नहीं नहीं इसको ही रीअपॉइंट करो, आगे भी यही चलेगा, नहीं। जब टर्म खत्म हो तो स्पेशल रिजोल्यूशन आता है, जब टर्म खत्म हो रहा है उससे 1-2 दिन पहले सिर्फ फिर से मीटिंग होती है कि इसको ही वापस रीअपॉइंट करना है कि नहीं करना है, तभी। पहले से ही रीअपॉइंटमेंट डायरेक्टली नहीं होता, क्या पता आखिरी टाइम में कोई डिसीजन बदल जाए, इसीलिए रीअपॉइंटमेंट कांट बी डन बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म, है ना, उससे पहले ही रीअपॉइंट नहीं कर सकते। और एक खास बात कि इफ एमडी इज अपॉइंटेड अदर देन ओरिजिनल टर्म्स, देन अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज नीडेड। ये ध्यान देना कि अगर एमडी को अपॉइंट किया जा रहा है अदर देन ओरिजिनल टर्म्स, ओरिजिनल टर्म्स क्या, कि वो टर्म्स, वो बातें जो कंपनी एक्ट में लिखी हुई है, कंपनी एक्ट में जो जो बात लिखी गई है, अगर इसके अलावा के कोई काम के लिए हम एमडी को सिलेक्ट कर रहे हैं, जो भी टर्म्स, जो भी एक्टिविटीज उसमें लिखी हुई है कंपनी एक्ट, उसके अलावा कुछ काम करवाना है, उसके अलावा कोई पावर देने हैं एमडी को, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। क्योंकि एमडी भी किसके लिए काम कर रहा है, डायरेक्टर्स के लिए, और डायरेक्टर किसके लिए काम करते हैं, पब्लिक के लिए। तो इनडायरेक्टली एमडी का मेन काम यही होता है कि पब्लिक के पैसों को संभालना, जो डायरेक्टर्स का काम है, ठीक है ना। तो अगर एमडी को, मैनेजिंग डायरेक्टर को कोई स्पेशल पावर, स्पेशल एक्टिविटी देनी पड़े ना एक्ट के अलावा, तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन मांगते हैं, क्या भाई एमडी को हम ये पावर दे सकते हैं,
कभी अगर जो जरूर है उससे ज्यादा पावर उसको देने की जरूरत पड़े तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेकर फिर काम होता है। एंड कंपनी रजिस्ट्रार शुड बी इन्फॉर्म विद इन 50 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। हाँ, जब एमडी को अपॉइंट किया जाता हो ना तो कंपनी के रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार वो जो कंपनी को रजिस्टर करते हैं, जो कंपनी का लाइसेंस तैयार करते हैं। पता है ना, कंपनी को रजिस्टर करवाना गवर्नमेंट में, तो जिसके थ्रू रजिस्ट्रेशन होता है वो रजिस्ट्रार। तो अगर हमने कोई एमडी सिलेक्ट किया ना तो कंपनी के रजिस्ट्रार को जाके बताना पड़ता है 50 दिन के अंदर ही कि हमने इसको एमडी सिलेक्ट किया। तो वो रजिस्ट्रार अपनी लिस्ट में उसमें भी ऐड करता है। जो रजिस्ट्रार के पास पता है एओए, एमओए वो सब डॉक्यूमेंट होते हैं, तो रजिस्ट्रार भी उस डॉक्यूमेंट में एडिट करता है कि हाँ कंपनी में ये एमडी आया। और वो रजिस्ट्रार फिर पब्लिक के सामने भी बताता है कि इसको एमडी सेलेक्ट किया गया है। बरोबर ना, क्योंकि पब्लिक के पैसे लगे हुए हैं, पब्लिक को भी तो पता चलना चाहिए ना कि हाँ हमने इसको एमडी सेलेक्ट किया है। बरोबर ना, ये मेन डायरेक्टर हुआ है उनका, तो ये रजिस्ट्रार के थ्रू पता चलता है। एन एमडी कैन वर्क इन मैक्सिमम 2 कंपनीज। हाँ, जैसे हमने वो पता है डायरेक्टर्स के लिए बताया था कि डायरेक्टर मैक्सिमम 20 कंपनी में काम कर सकता है। पहले बताया था ना कि एक डायरेक्टर 20 कंपनी में एक साथ काम कर सकता है, उसको आना ही साल में 4 बार है, तो वो तो 20 कंपनी में काम कर सकता है, पॉसिबल है। लेकिन एमडी, इसे तो रोज कंपनी में आना है, तो ये दो दो कंपनी में एक साथ काम नहीं, या बहुत सारी कंपनी में एक साथ काम नहीं कर सकता। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से या कंपनी एक्ट के हिसाब से वो एक साथ 2 ही कंपनी में काम कर सकता है। और उसके लिए भी हर दोनों कंपनी में स्पेशल रिजोल्यूशन पास होना चाहिए कि ये एक ही इंसान है जो मेरी कंपनी में भी काम कर रहा है, दूसरी कंपनी में भी काम कर रहा है। दोनों कंपनी के ऑनर डायरेक्टर जब अप्रूव करेंगे तो वो 2 कंपनी में एक साथ काम कर सकता है, तब तक नहीं। क्या पता एमडी जो हो वो 2 कंपनी में साथ में काम कर रहा है, यहाँ की बातें वहां, वहां की बातें यहाँ पहुंचाता हो, पॉसिबल है ना, कभी ऐसे नुकसान करता हो वो। तो इसी वजह से स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है दोनों कंपनीज में कि हाँ भाई ये एमडी दोनों के में साथ में काम कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए एमडी को जब अपॉइंट करते हैं तो ये सब बातें ध्यान में रखते हैं, वो समझना। और उसके साथ एमडी की क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन भी आते हैं, यहाँ वही मैंने शॉर्ट में लिखे हैं, समझना। एमडी की क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन। अच्छा, एमडी की क्वालिफिकेशन कोई फिक्स नहीं है कि उसके पास यही डिग्री, यही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, नहीं, कोई क्वालिफिकेशन फिक्स नहीं। उसकी क्वालिफिकेशन हर कंपनी अपने हिसाब से फिक्स करती है। ठीक है ना, हर कंपनी अपने हिसाब से कि भाई जो उसके एमओए और एओए में या कंपनी का जो रिजोल्यूशंस होते हैं, रूल बुक होती है, उनमें लिखा होता है कि हम अगर एमडी सिलेक्ट करेंगे तो उसमें ये खासियत होनी चाहिए। ठीक है ना, तो क्वालिफिकेशन तो सब अपने हिसाब से नक्की करते हैं हर कंपनी। हाँ, बेसिक चीजें तो एमडी में होनी ही चाहिए कि भाई वो टैलेंटेड होना चाहिए, स्किल, उसे एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो क्रिटिकल टाइम में प्रॉपर डिसीजन ले सके, ऐसा होना चाहिए, मतलब मुसीबत के वक्त तो सही फैसला ले सके, वो डे टू डे एक्टिविटी को संभाल सके, ऐसा एमडी होना चाहिए। ये तो जनरल उसमें होना ही चाहिए ना, नहीं तो उसे एमडी की पोस्ट पे, हाईएस्ट पोस्ट पे बिठाना है, कैसे बैठेगा वो। बरोबर ना, तो ये जनरल बातें होनी चाहिए क्वालिफिकेशन में। हाँ, लेकिन डिसक्वालिफिकेशन के लिए या अदर पॉइंट्स के लिए ये बातें ध्यान में रखते हैं कि भाई उनमें ये सब चीजें होनी चाहिए एमडी में। सबसे पहली चीज कि उसकी एज 21 टू 70 के बीच में होनी चाहिए। 21 से कम एज वाले को, 70 से ज्यादा एज वाले को एमडी नहीं रखा जाता। ठीक है, वो डिसक्वालिफाइड होता है, वो नहीं रखा जाता है एमडी। एज इसमें होनी चाहिए। दूसरा, शुड नॉट बी इंसॉल्वेंट, कि एमडी इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो डिसक्वालिफाइड हो जाएगा। इंसॉल्वेंट वही कि वो नहीं, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट ना हो कि बैंक का केस चल रहा है, उसने पैसा ही नहीं चुकाया किसी के। बरोबर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए एमडी। दूसरा, शुड नॉट हैव सस्पेंडेड पेमेंट। हाँ, सस्पेंडेड पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, कि उसने कोई किसी के क्रेडिटर से या किसी से भी पैसे लेकर पैसे चुकाए ही नहीं है। बरोबर ना, उसके ऊपर केस चल रहा हो कि वो पैसे लेकर भाग गया, उसने पैसे नहीं चुकाए, तो ऐसे इंसान को एमडी नहीं बनाया जा सकता। एंड कन्विक्टेड बाय कोर्ट। हाँ, अगर कोई एमडी के ऊपर केस चल रहा है और कोर्ट ने अप्रूव किया है, उसको 6 महीने की सजा तक मिली है कि हाँ भाई इसने गलत काम किया है, इसने जो है वो लॉ तोड़ा है, मतलब कानून तोड़ा है, या और कोई एक्टिविटी है, अगर उसके ऊपर केस चल रहा है या पहले केस हुआ है, तो उसको एमडी नहीं बनाया जाएगा। बराबर, कि अगर कोर्ट ने फैसला दिया है, कन्विक्टेड मतलब अगर कोर्ट ने फैसला दिया है कि ये पर्सन गलत है, भाई पहले इस पे केस हुआ है या 6 महीने की कम से कम जेल की सजा हुई है, या इसने कोई कानून तोड़ा है, ऐसा कोई केस है उस पे, तो उसे एमडी नहीं बनाया जाएगा। है ना, सिंपल कहो तो वो क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए एमडी के लिए ये भी बातें ध्यान में रखते हैं। अच्छा,
अब दूसरी बात आती है कि एमडी कंपनी की हाईएस्ट पोजीशन पे है, तो उसको सैलरी कितनी मिलनी चाहिए, बराबर। जैसे मैं आपको पहले दिन से बोल रहा था, पता है कि आप ट्राई करो डायरेक्टर बनने की, तो उसके लिए ये सब चीजें आती है। आप पहले कंपनी में जॉब करोगे, नॉर्मल मैनेजर बनोगे, एमडी बनोगे, फिर उसके ऊपर डायरेक्टर्स आते हैं, मेन जो है वो डायरेक्टर्स, ये मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मैनेजिंग डायरेक्टर की सैलरी कितनी हो सकती है? अब ये सैलरी रेम्यूनरेशन, मतलब उसकी सैलरी तो डिपेंड है हर कंपनी के ऊपर, कैसे कंपनी दे रही है। पर अगर कंपनी ने कुछ भी नहीं कहा है तो कंपनी एक्ट के हिसाब से, कंपनी एक्ट के हिसाब से बिना कोई मीटिंग किए हुए भी, बिना कुछ कहे भी, एमडी को नेट प्रॉफिट के 5% तक की सैलरी मिल सकती है, बराबर। नेट प्रॉफिट के 5%, मतलब अगर जो है उसका महीने, कोई कंपनी का महीने का प्रॉफिट जो है वो 1 लाख रुपए हो रहा है, तो उसके 5% इसको मिलेंगे, बराबर। समझ जाना भाई, कितने, 1 लाख के जो है वो 5%, 5,000 हो जाएंगे ना, वो इसको मिलेंगे। पर 1 लाख कोई कंपनी का प्रॉफिट है, 1 लाख थोड़ी, तो करोड़ों में प्रॉफिट होता है, तो उसके 5% तक इसको मिल सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर कोई एमडी पार्ट टाइम काम कर रहा है, तो बिना कोई मीटिंग में अप्रूव किए भी पार्ट टाइम एमडी को नेट प्रॉफिट का 1% का हिस्सा मिलता है, ठीक है ना। मैं आपको 1 लाख कह रहा, कंपनी का प्रॉफिट करोड़ों में होता है, उसके ये 5% मतलब लाखों में हो गई उसकी सैलरी हर महीने की, साल की भी नहीं, महीने की, बरोबर। सो अगर कोई एमडी पार्ट टाइम जॉब कर रहा है तो उसको नेट प्रॉफिट का 1% हिस्सा मिलता है, बिना कुछ कहे भी उसे मिलता है ये। दूसरा कि बाकी तो अकॉर्डिंग टू एमओए, एओए या तो रिजोल्यूशन जैसा हो, मैंने शॉर्ट में जो लिखा है ना, बाकी तो ये कंपनी पे डिपेंड है, पहले भी बताया, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, या कंपनी ने कोई रिजोल्यूशन पास किया हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई, उसमें नक्की हुआ कि इसको इतनी सैलरी देंगे, तो उतनी मिलती है ना। ये तो कंपनी पे डिपेंड, वो कैसी सैलरी दे रहे हैं। हाँ, पर एक दो स्पेशल पॉइंट आते हैं, वो समझना कि पहले तो रीस्टेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, अगर कभी कंपनी में ये सिचुएशन आ रही है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीस्टेट करने पड़ रहे हैं, अच्छा अब क्या होता है समझना ये सिचुएशन, कि कंपनी हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब अपने फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं और पब्लिक के सामने रखते हैं, अपने अकाउंट में बनाए ही हैं, अकाउंट में सीखा ना पार्ट 2 का 3rd चैप्टर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना कंपनी के, और वो पब्लिक के सामने रखती है। अब बाय चांस पब्लिक में किसी ने इश्यू क्रिएट किया, या किसी ने कंपनी पे केस कर दिया कि नहीं मुझे जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉब्लम लग रही है, इसे जो है वो फिर से बताओ, या सरकार ने बोल दिया कि नहीं नहीं मुझे गड़बड़ लग रही है भाई, तुमने पब्लिक के सामने बताया इतना नेट प्रॉफिट, मुझे नहीं लगता है, कम ज्यादा हो सकता है इसमें। अगर कोई कंपनी पे केस कर दे रहा है कि कंपनी ने झूठ बोला है, ये स्टेटमेंट गलत बता रही है कंपनी हमें, तो कंपनी में कोर्ट का ऑर्डर जाता है और कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीस्टेट करने पड़ते हैं। रीस्टेट मतलब फिर से बनाने पड़ते हैं, फिर से चेक करने पड़ते हैं। उसमें कितनी बार गवर्नमेंट ऑफिशियल खुद आकर, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग या और कोई खुद कंपनी में आकर वो चेक करते हैं कि अब बताओ भाई, फिर से नए स्टेटमेंट बनाओ। और अगर बाय चांस वो स्टेटमेंट में गड़बड़ निकल गई, तो कंपनी पे तो केस होगा ही। यहाँ एमडी के रेम्यूनरेशन की बात है कि एमडी का रेम्यूनरेशन, उससे सैलरी वगैरह वापस भी छीनी जा सकती है, क्योंकि ये स्टेटमेंट वगैरह बनाना वो एमडी का काम है, ये चेक करना, ऑडिट करना भी एमडी का काम है, बराबर ना, जो आगे मैं समझाऊंगा शॉर्ट में, कि एमडी का काम है ऐसा स्टेटमेंट वगैरह बनाना। तो अगर सपोज मेरी कंपनी के, मैंने स्टेटमेंट तैयार किए और मैंने जो है वो पब्लिक को बताया, बराबर ना भाई, पब्लिक को बताया, अब सपोज पब्लिक में से किसी ने केस कर दिया भाई मेरे स्टेटमेंट गलत है, तो मैं फिर से रीचेक करूंगा। अगर बाय चांस गलती निकली तो शायद मेरे ऊपर तो केस हो ही जाए, पर एज अ ऑनर मैं एमडी से जो है वो सैलरी छीन सकता हूँ, उससे बोनस छीन सकता हूँ, उससे पैसे वापस ले सकता हूँ, कि जब ऐसी प्रॉब्लम है तो तुमने जो है ये गलती क्यों की भाई, तुमने ऐसे स्टेटमेंट पब्लिक के सामने क्यों पब्लिश किए। पर हाँ, गलती दोनों की हो सकती है, कितनी बार दोनों पे मिले हुए, आज के टाइम में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, करप्शन चल रहा है, कि दोनों ने जानबूझ के ऐसे किया हो। पर अगर लीगली ऐसे बता रहा हूं कि अगर कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉब्लम आ गई ना, तो जवाबदारी एमडी की हो जाती है, बराबर, कि भाई उसने क्यों ऐसे स्टेटमेंट बनाया, तो उससे कितनी बार सैलरी वापस भी छीनी जा सकती है। ये कंपनी एक्ट का रूल है कि उसको सैलरी मिली थी ये सब काम बरोबर करने के लिए, उसने नहीं किए, लाओ भाई पैसे वापस लाओ, क्यों भाई ऐसा किया तुमने। ठीक है ना, ऐसा होता है एमडी के लिए। या दूसरा टर्मिनेशन ऑफ हिज ऑफिस, हाँ ये एक बात भी स्पेशल मानी जाती है, स्पेशल एमडी के लिए, दूसरे डायरेक्टर्स के लिए नहीं।
कि अगर सपोज उसकी ऑफिस या उसका जो है वो टाइम टर्मिनेट हो जाता है, बंद कर दिया जाता है, एमडी का टाइम 5 साल का है, पर कोई रीजन से कंपनी के डायरेक्टर नक्की करते हैं कोई भी रीजन से कि यार 5 साल में से उसके 2 ही साल हो गए, पर अभी हमें एमडी की जरूरत नहीं है, कि अब हमें एमडी की जरूरत नहीं, भले एमडी को निकाल दो तो भी ठीक है। तो अगर बिना कुछ कहे एमडी को बीच में ही निकालना पड़ रहा है, टर्मिनेट करना पड़ रहा है, तो उसको बाकी के टाइम की सैलरी देनी पड़ती है। ठीक है ना, ये स्पेशल एमडी के लिए है कि वो काम करे कि ना करे, उसको 2 साल में ही निकाल रहे हैं, उसके 3 साल अभी बाकी हैं, तो वो 3 साल की सैलरी उसको बिना काम किए भी देनी पड़ती है। इसलिए ज्यादातर कंपनी निकालती नहीं है, बैठा हो एमडी, सैलरी तो उसे वैसे भी दे रहे हैं, वो काम करे। ठीक है ना, ऐसा कि अगर उसकी ऑफिस टर्मिनेट हो रही है तो उसको एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। ये खाली एमडी को, कोई डायरेक्टर को ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टर को निकाल दिया बाकी के टाइम की सैलरी देंगे, नहीं नहीं, ये एमडी को ही होता है। हाँ, पर एक बात कि एमडी खुद निकल रहा है, खुद उसने रेजिग्नेशन दे दिया, उसके ऊपर केस हो गया, उसने कोई फ्रॉड किया, खुद निकल रहा है, तो उसे सैलरी नहीं मिलेगी बाकी के टाइम की। ठीक है ना, कि भाई उसके 5 साल का टाइम था, पर 2 साल बाद वो खुद ही कह रहा है कि नहीं भाई अब मैं नहीं जाऊंगा, मैं दूसरी कंट्री सेटल हो रहा हूँ, मैं अब नहीं आऊंगा, खुद अगर वो निकल रहा है तो उसे एक्स्ट्रा सैलरी कुछ नहीं मिलती। ठीक है, ये ध्यान देना उसके रेम्यूनरेशन के पॉइंट। और आखिरी में आता है उसकी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि भाई एमडी की अथॉरिटी क्या, उसको पावर क्या। भाई एमडी है, कंपनी की हाईएस्ट पोजीशन पे है, वो टॉप मोस्ट पोजीशन, बराबर, क्योंकि रोज की एक्टिविटी करने में कंपनी में सबसे ऊपर वही है। जो कंपनी का मेन मालिक हो वो भी रोज नहीं आ पाता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर्स की टीम, वो भी रोज नहीं आते, रोज आता है ये एमडी। तो रोज के जो काम काज होते हैं सबसे टॉप पे यही बैठा हुआ है, तो इसलिए सबसे हाईएस्ट पावर इसी के ही पास है, बरोबर ना। लेकिन फिर भी सब पावर इसके पास है, वो कंपनी रिलेटेड हर डिसीजन ले सकता है, लेकिन फिर भी जैसा एमओए, एओए या रेजोल्यूशन में लिखा हो, हर कंपनी में अलग अलग, जैसे उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, रेजोल्यूशन में जैसा लिखा हो वो पावर उसे मिलते हैं। हाँ, पर जनरली कहो कि उसे कंपनी को पूरा संभालने का पावर है, वो कंपनी को सुपरवाइज करता है। ठीक है ना, सुपर पूरी कंपनी को, इवन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी, डायरेक्टर्स की जो टीम है उसे भी सुपरवाइज करने का काम इसी का ही है, कि सब डायरेक्टर भी तो बरोबर काम कर रहे हैं ना, रेगुलर मीटिंग में भले साल में 4 बार वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये सब सुपरवाइज करना भी इसका काम। सुपरवाइज करना, डायरेक्शन देना, कंट्रोल करना बीओडी को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो 10 लोगों ने इसको सिलेक्ट किया एमडी को, ये एमडी भी उन 10 लोगों पे ध्यान रखता है कि वो 10 भी बरोबर काम कर रहे हैं कि नहीं। एमडी को इतना पावर होता है कि वो उन 10 के खिलाफ भी डिसीजन ले सकता है। आ रही है ना बात ध्यान, तो इसलिए उन्हें स्पेशल पावर मिलता है, टॉप मोस्ट पावर इसे मिलता है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कहो तो इसमें भी जैसे लिखा हुआ है कि ऑल ऑफ डायरेक्टर, जो हमने कल समझा था ना, डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों समझी थी, कि उसकी ड्यूटी क्या क्या है, क्या क्या काम वो कर सकता है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर उसकी जवाबदारी, अगर कुछ ऐसा हुआ तो पूरी जिम्मेदारी उसकी, पूरे पैसे उसे देने पड़ेंगे। तो जो जो डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी एमडी की भी आती है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स की भी। ठीक है ना, कि मैनेजिंग डायरेक्टर ने कुछ गलती की तो उसके ऊपर भी केस हो जाएगा, उसे भी फाइन भरना पड़ेगा, ये सब जवाबदारी भी इसकी आती है। ठीक है, तो एमडी कौन, पता चला ना। ठीक है ना, ध्यान में है ना, ये अलग से ध्यान में रखना है, ये अलग से आपको पॉइंट कितनी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज जैसे ये समझा हमने डायरेक्टर्स के बारे में, लास्ट एमडी के बारे में भी समझा, तो ये चैप्टर जैसे कंप्लीट किया ना हमने, अब वैसे ही जो एसपी के आगे के चैप्टर्स हैं, दूसरे पॉइंट्स होंगे, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।